अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। दुनिया भर में मौजूद हम न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं शहर ओलिया मुल्तान में सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर। मखदूम साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि वो ईद जो है किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वसी सियासी तजर्बा रखते हैं, 50 साल उन्होंने सियासत में गुजारे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके साथ सियासी गुफ्तगू ना की जाए। मखदूम साहब की ये सामने यहाँ रवायती जो जनूबी पंजाब की जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होती है उसी तर्ज पर इनकी ये हवेली है, इसी में मुकीम है। शहर से थोड़ा दूर चलते हैं अंदर, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मखदूम साहब, ईद आपकी कैसी गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एज यूजुअल मेल मिलाप हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों के साथ भी मिले हैं और वहाँ ईदगाह पे नमाज भी पढ़ी है। बड़ी खुशी का मौका है, इज्तिमा के ऊपर बरकत होती है और ये इज्तिमा ऐसा है जिसे हुक्म है कि वो गरीबों को कुछ दे के आ गए हैं। ये खुशियाँ अकेले न बांटें, न आप न रखें इसको। इस मुसलमानों के जो गरीब तबका आते हैं, हेमनाट्स हैं, उनके बच्चों के लिए भी खुशियाँ अगर हम कर सकें और साथ उनको मिलाएं, फिर ईद बनती है। मतलब कि कहने का मतलब ये बकरा ईद है कि सारा जो मीट है, सारा गोश्त है, वो खुद नहीं खा जाना या फ्रीजर में रख देना, लोगों में भी बांटना है। वो तो हिस्सा है उनका। यहाँ तो 1/3 है ही उनका हिस्सा, एक 1/3 है रिश्तेदारों वगैरह के लिए। तो अब ये आ गए हैं फ्रिज, तो अब वो सारा बकरी वही चला जाता है। ईद बनती तब है कि पहले उन गरीबों का हक है वो कि हम उनको एहसान नहीं कर रहे। अगर मुसलमान हैं, अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ईमान है, तो उनका हुक्म है कि ये उनका हिस्सा है, उनके घर पहुंचाओ। तो या इसकी कुछ चीज़ें जो हैं, खाले हैं, दूसरे हैं, वो आप उन अदारों को भेजते हैं जहाँ चैरिटी कर दें, जो खिदमत खल्क जो अदारे कर रहे हैं। वो भी यतीमों के अगर मदरसे हैं, बीमारों का इलाज जहाँ हो रहा है, वो बेचारे उस अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल के दौर में। ये आज का दौर है या पुराना हो, ये असूल तय कर दिया उन्होंने कि ये उनका हिस्सा है और उनको दे दे। उनको अलग ना, आपका हिस्सा सिर्फ तीसरा है, उनका हिस्सा भी तीसरा है। तीसरा है आपके अजीज़ो अकारिब दोस्तों में। बिल्कुल। तो अमूमन आप क्या कुर्बानी में क्या करते हैं, मतलब कौन सा जानवर जो है वो ज़िबा करते हैं? हम तो शुरू से भी यही था, उसमें गाय होती है या बछड़े होते हैं, बकरियाँ होती हैं, सारी भैंसों के तीनों दिन हमारी ये कुर्बानी जारी रहती है। तो एक दिन वो हम बड़ा गोश्त हो जाता है, दूसरा दिन बकरे की हो जाता है। तो इस तरीके से गाय का, भैंस का, तो तमाम जो जानवर जो हमने अपने पाले हुए होते हैं वो अच्छा मिल जाए ख़रीद भी लेते हैं। अच्छा, पालने से याद है, आजकल शहर मुल्तान शहर से 30 किलोमीटर दूर अपने आबाई इलाके में मुकीम है। कोई ख़ास वजह है शहर से दूर आजकल फुर्सत में ज़्यादा टाइम यहाँ गुजार रहे हैं? मैं उसमें ये तो अब मुल्तान का हिस्सा हो गया है, तो ये यहाँ थोड़ा सा सुकून भी है और कुछ सोचने का, लिखने का, पढ़ने का एक आपको तन्हाई भी मुयस्सर आती है। और आज का दौर तो जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से, दूसरे ज़राए से आप बिल्कुल अलग थलग एक जंगल में बैठे हो। ये तो शहर है, ये तो जो मखदूम शरीफ भी है, ये भी 30-40 हज़ार आबादी का शहर है और फिर मुल्तान से जुड़ा हुआ है।
हम रोज़ाना कोई जो शहर के जितने मौक़े होते हैं, अब मैं भी जो है ईद है मुल्तान में ही पढ़ूँगा, तो इसलिए यहाँ का फ़र्क नहीं है। हाँ, सड़कें जो ख़राब कर दी हैं उसकी वजह से तो अलग दूसरे मोहल्ले में रह रहा हो तो भी अलग थलग हो जाता है। तो ये तो अच्छा है, एक अपने आप को सोचने का, फ़िक्र का एक मौके मिलते होते हैं। या आपके पूरे ख़ानदान के लोग वो मिलने आते हैं, तो यहाँ एक तरीके से कोई तन्हाई के लिए नहीं आया, सिर्फ उसके अंदर आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून बनाने से। तो ये पुराने घर हमारे जो बुज़ुर्गों के भी थे वही है, उनको हमने रेनोवेट करना शुरू कर दिया। तो साथ ही हमारी अपनी ज़मीनें हैं, तो वो उनकी काश्तकारी भी देख सकता है, तो इसी कैसे यहाँ आ गया। अच्छा मखदूम साहब, ये बताएं कि एक तवील बाकी मैं अगर रियल बात पूछेंगे वो मैं बता नहीं सकता। कोई ख़ास वजह है रियल से? हमें कोशिश तो की कि उन्होंने कि एक किस्म का शहर से वो राब्ता ना हो, तो वो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ आपका राब्ता मतलब अपने लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा है, यही सारी आपकी जो फैमिली है और दीगर लोग, हल्का भी आपका यही रहा जहाँ से आप ये पुराना हल्का मेरा यही है। अच्छा, सियासी मेरा तौर हल्का पर कोई एक नहीं है, मेरा पूरा मुल्क ही हल्का है। पिंडी से भी इलेक्ट हुए हैं, लाहौर से भी इलेक्ट हुए हैं, मुल्तान से भी इलेक्ट हुए हैं, इस्लामाबाद से भी हुआ हूँ, खानेवाद से भी हुआ हूँ, तो मुल्तान से काफ़ी दफ़ा हुआ हूँ। तो मैं पहला इलेक्शन ही लाहौर शहर से लड़ा था, तो मेरा उस तरीके से मैंने एक हल्के तक महदूद अपने आप को कभी रखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं। तवील एक सियासी सफ़र है आपका, इस पूरे सफ़र में कोई ऐसा डिसीजन जिसे समझते हो कि पॉलिटिकली आपकी बड़ी गलती थी? देखिए, इंसान कई गलतियां करता है। मैं तो जब 12 साल का था तो यहाँ मखदूम रशीद पे जो थाना है उसके अंदर मैं उसकी हवालात में बैठा था 12 साल की उम्र में, और वो अयूब खान का दौर था, उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुज़ाहरे हो रहे थे। अभी वो माशाअल्लाह लगा था उनका, तो 62 में मैं जेल में बैठा था। तो इस तरीके से मैं उस लाइन पे तो खड़ा हूँ। मुझे कोई इतना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क की, उसको मैं उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सका। मेरे बड़े घर के अयूब खान के साथ थे, मैं छोटा सा था, मैं मादर मिल्लत के साथ था। तो हम घर से बाहर जाते थे तो उनका लालटेन था निशान, लैंप लालटेन मादर मिल्लत का, वो लगा लेता था। घर आके फूल लगा लेते थे, अयूब खान का फूल था। तो इस लिहाज से मतलब वो जहन मेरा पॉलिटिकल रहा है, उसके अंदर कई गलतियाँ होंगी, लेकिन कोई मेजर गलती कि मैं समझूं कि मैंने अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ कर लिया है, वो नहीं आया। वो एक रास्ता चलता रहा। हालिया जो वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से 9 मई के जो वाक़यात हैं, इसे किस तराजुर में देखते हैं? ये क्यों हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, और इसके बाद अब क्या देखते हैं सियासी जमात का मुस्तक़बिल? देखिए, जो 9 मई का वाक़या है वो यकीनन हमारे मुल्क की तारीख़ में भी, दूसरे मुल्कों में नहीं होता। तो हम तो ज़्यादातर अपनी असाकिर पाकिस्तान की वजह से महफूज समझते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे 8-10 गुना बड़ा है, ताकतवर है। तो उसमें इस हद तक नहीं होना चाहिए कि घरों में घुस जाएं आप।
लाहौर का वाक़या है, जिना हाउस का, GHQ का वाक़या है, इसको कोई आदमी ना अप्रिशिएट कर सकता है, ना इसके लिए कोई ना इसका कोई हुक्म दे सकता है। ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन 99% लोग जो हैं उनको तो पता ही नहीं है। जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया उनको सज़ा मिले। बाकी तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैं 12 साल की उम्र से जुलूस मतलब जो मनसूबा साज है, आप ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, आम लोगों के बाकी तो उनको क्या पता है, लोगों को कहे नारे लगा रहे हैं। मैं जो 12 साल की उम्र से अयूब के खिलाफ नारे लगा रहा था, तो मैं कोई बगावत कर रहा था, मैं कोई अपने जर्नलों के खिलाफ था। वो बेचारे वो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये मैं थोड़ा सा मैं एक और सोच रखता हूँ सारी ज़िंदगी से। अब देखिए, मैं तो पाकिस्तान को इन 3-4 सालों में देखता हूँ कि ये इसकी मुआशी तौर पर ये औजे सुरैया तक पहुँच जाएगा 4-5 साल में। तो उसके अंदर आसिम मुनीर साहब ने जो स्टैंड लिया है, पूरे इस इलाके से जो अमेरिकन ताकतें हैं वो किसी सूरत में यहाँ की तरक्की कबूल नहीं करना चाहते थे। तो उसमें अमेरिका जो है अब उसको हर जगह पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान आखिरी मुल्क था जिसका चीफ बनते ही सबसे पहले वाशिंगटन जाता था। सऊदी अरेबिया और चाइना, ये 3 पिलर्स थे। लेकिन ये पहला चीफ है जो अब तक, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, अब तक वो अमेरिका नहीं किया। अब वो उसकी वजह से हमारी तरक्की जो रुकी हुई थी। लेकिन ये मैं किताबों के अंदर अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, मैं 50 साल से यानी 25 साल से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या बनना है। अगर आज के वक्त पे मैं कहूँ तो बहुत अजीब बात लगेगी ना। ये आपको देखें, मैंने मैंने एक लिखा कि मैंने एक ख्वाब देख रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि भाई ये दुनिया के अंदर 1 सेकंड लग जाएगा आपका। ये मेरा ख्वाब एक है, मेरा ख्वाब ये देखिए। वो ख्वाब जो मैं देखता हूँ, ये किताब को 20 साल हो गए छपे हुए। ये आपने जेल में लिखी थी? हाँ, ये सारी जेल, ये भी जेल में, ये भी जेल। लेकिन इसमें क्या था, आपको सिर्फ 3 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। जी। एक तो शुरू की 2 लाइनें पढ़ता हूँ। जनाबे वाला, मैं अपने दारुल हुज़्न में बैठकर आलम बेदारी में ख्वाब देखने का आदी हो गया हूँ। इन ख्वाबों की लहरें मेरे अंदर के पुरसुकून समंदर में हिलचुल मचाती रहती हैं और एक आलम इज़्तिराब बरपा रहता है। ख्वाब हकीकत में ढलना चाहते हैं। मैं गम-ए-ज़ात को गम-ए-दौरा में तब्दील करने में लगा देता हूँ। अच्छा, लंबा है, लेकिन वो उसको मैं ये जो लेटेस्ट आप सुने, मैं देखता हूँ, बैठे हुए ख्वाब देख रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ कि नई दुनिया का सूरज उभर रहा है। ये इनकलाब मरहलावार रहेगा। पहले मरहले में के अंदर चीन और मुसलमान ममालिक, जनूबी अमेरिका के ममालिक और अफ्रीकी इत्तेहाद बनकर सामने आ रहे हैं। जनूब मगरबी यूरोप इस इत्तेहाद से कुर्बत को तरजीह देगा
और अगली बात, जैसा कोई भी रूस यहाँ लड़ रहा था, मैं ये कह रहा हूँ रूस और मशरकी यूरोप ही ज़्यादा अरसा तक अपने आप को ताल्लुक ना रख सकेगा। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया एक कश्ती के सवार होंगी। दुनिया की पिसी हुई कौमें एक दूसरे के मदो मुआविन होंगी। अमेरिका की जकड़बंदियाँ खुद उसके लिए सुहाने रू बन जाएंगी और अमेरिका के अंदर आज़ादी की लहर उठी। ये यानी इस अंदाज से मैं ये बात, ये दूसरी किताब भी 15 साल पहले की लिखी, इसके 3-4 लफ्ज़। मतलब जो आप ये बता रहे हैं, जो आज रीजनल कनेक्टिविटी हो रही है, पाकिस्तान रशिया से पेट्रोलियम मसनूआत ले रहा है, चाइना के साथ ट्रेड हो रही है, लोकल करेंसी में ट्रेड हो रही है, तो ये तो सारी बातें सच। ये देखें, मैंने कहा, बल्कि इससे आगे कह रहा हूँ, जब आप ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि मकबूजा तीसरी दुनिया अब दूसरी दुनिया बन गई है। अब इनमें मुनाकिशों की बजाय मफाहमियत को अहमियत हासिल हो रही है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ताइवान मुखालफत से के बावजूद मुआशी ताउन पर मबनी प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर आगे, लेकिन मैं तो पाकिस्तान और इंडिया को भी ये बॉर्डर जो हैं, जैसे यूरोप के अंदर बॉर्डर तो हैं मगर उनका वजूद नहीं है। ये जो एशिया है पहली दफ़ा, और इजाफा रूस भी आ रहा है, इनके अंदर में बॉर्डर जो है ना 5-6 साल लगेंगे अभी से। ये बॉर्डर इमेटीरियल हो जाएंगे, मौजूद भी नहीं होंगे। चलो जी, बहुत सारी सियासी बातें हो गई हैं, ईद का रोज़ है और मुझे बहुत से जो पकवान हाशमी साहब ने हमारे लिए रेडी करवाए, उनकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अभी हम जाकर कुछ जो हाशमी साहब हमारी खिदमत करेंगे, जो खाने होंगे वो हम खाते हैं, और अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम खाने की टेबल पर आपको दोबारा आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ईद के रोज़ मखदूम जावेद हाशमी साहब के घर पर मौजूद हैं। ये खाने का टेबल जो है सज चुका है और यहाँ पर तरह तरह की हमें जो है डिशेस दिखाई दे रही हैं। कुर्बानी के जो गोश्त है उसके भी बहुत से पकवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हाशमी साहब, अमूमन हमारे साउथ पंजाब में जो खाने की दस्तरखान खासी लंबी होती है, आज हमें यहाँ पर भी खासी एक तवील फहरिस्त भी नज़र आ रही है डिशेस की, और साथ में माशाल्लाह दस्तरखान भी भरा हुआ है। तो इसकी कोई ख़ास वजह है, यहाँ के लोग क्यों इतनी मेहमान नवाजी करते हैं? तो मुसलमान जो है ईद के दिन तो ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मनाते हैं। फिर ईद ना भी हो, साउथ पंजाब में ये बात सही है कि शिकार का गोश्त आ जाता है, चीज़ें आ जाती हैं, फिर मेहमान नवाजी का एक अपना अंदाज है, और उस वजह से कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं है ऐसे पड़ी हुई। तो आपकी पसंदीदा क्या डिश है? तो कौन सी चीज़ आप शौक से खाते हैं? मैं असल में खाने के बारे में मैं हर चीज़ खाता हूँ, शौक से खाता हूँ। पुलाव भी खाता हूँ और बिरयानी भी खाता हूँ, गोश्त भी ज़्यादा गोश्त खोर भी हूँ। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन ये कि कोई ख़ास चीज़ बनी हुई हो तो उसके लिए मैंने कभी डिमांड नहीं की। लेकिन अमूमन जो है एक बड़ी बात कही जाती है कि आप पाए बड़े शौक से खाते हैं, पाए के बड़े शौकीन हैं, लेकिन आज भी लगता है पाए भी वो रेडी नहीं हुए होंगे, जिस तरह ईद के बाद वो आपको तैयार करवाया जाता है, उनके बाल के रचे साफ करवाए जाते हैं, अभी रेडी नहीं हुए होंगे। साहबजादी हैं मखदूम साहब की, कैसे वालिद हैं आपके? कैसा पाया वालिद को? सख्त थे बचपन में कि आप माशाल्लाह 6 बहनें हैं, तो किस तरह इक्वालिटी भी रखा सबको? वालिद तो मेरा ख्याल है मैं तो यही कहूँगी कि इनसे अच्छा नहीं हो सकते हैं। और बाकी आप ये पूछे थे कि इनका हमारा इनका एक फेवरिज्म इन्होंने कभी नहीं किया, बल्कि इनसे जब भी पूछा गया है कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है,
तो उनका जवाब ये होता है कि जो जिस वक्त मुसीबत में है या जिसको मेरी ज़रूरत है तो वो मेरा फेवरेट होगा उस वक्त। मतलब ही इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर ऑल ऑफ अस। अमूमन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, हाशमी साहब की तवील पॉलिटिकल कैरियर है, स्ट्रगल है, जेल भी देखी है, उसमें मुश्किल टाइम भी देखा है, तो वालिद से कोई शिकवा रहा कि आपको उस तरह से टाइम नहीं दे सके, या उस तरह से जो चीज़ें कुछ माइंड में रह जाती हैं उन बच्चों के कि इस तरह से ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं हो सकी? शिकवा तो नहीं है, लेकिन जाहिर है वो एक फ़ील होता है, लेकिन इन्होंने हमेशा से एक राब्ता रखा है और इन्होंने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया है। पॉलिटिकल एडवाइसेस वगैरह भी लेते थे आपसे, मतलब बहनों से कभी कोई पूछते हो कि पीटीआई पे जा रहे हैं, कोई पूछा था आप लोगों से? अक्सर वो हाशमी साहब उस डिसीजन पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद उतने हैप्पी नहीं थे। नहीं मशवरा किया हमेशा, सबसे, डिस्कशंस हमेशा से रही। राय हर एक की मुख्तलिफ भी थी और लेकिन मशवरा सबसे किया, बगैर मशवरे के मैं कदम नहीं उठाता। ये जैद बाल साहब हैं, शाहजेब हैं मेरे भतीजे, सबसे मशवरा करता हूँ। इनसे भी, इनसे ज़्यादा पूछें आपको तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों ने ये एडवाइस की थी चले जाएं? नहीं, हमारा ये होता है कि आप जो बेहतर समझें वो, क्योंकि जाहिर है इन डिसीजन उनका होता है, पर हम अपना मशवरा ज़रूर देते हैं। तो और वालिद सबसे अच्छी चीज़ क्या है? ये ज़्यादातर उसके हक में नहीं थी। वो आपको याद है? बता नहीं रही। आपको याद है? जी बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि तो बतौर वालिद सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको आज में? आई थिंक कोई एक चीज़ तो नहीं है, बट आई वुड से कि ही इज़ द बेस्ट फादर। चले, बेस्ट फादर हैं और बेस्ट जो है नाना भी हैं। ये कासिम हमारे साथ है, ये नवासे हैं हाशमी साहब के। कैसे नाना है जी हाशमी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक बेस्ट फिगर मिलता है आपको, फैमिली हेड ऑफ द टेबल, तो वो फिर आप इससे बेहतर आप कह नहीं सकते। कोई असूल और उन चीज़ों पे भी हमेशा हमें सिखाया है कि आपने जो आपका प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेशक सब कुछ चला जाए तो आपने उसके ऊपर डटे रहना। तो ये सीखा है। डांट वगैरह भी देते हैं, सख्ती भी करते हैं? हाँ जी, वो तो हम भी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं। वो तो है। हाँ जी। ये सारे बहुत क्वालिफाइड हैं, साथ भी डॉक्टर है। ये वहाँ से लॉरेंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, शामिर और साथ साहब जो है वो दामाद हैं हाशमी साहब के। कैसे ससुर हैं जी? एक वैसे भी बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं, लोग आपको इनकी वजह से भी पहचानते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि वो तो कहते हैं कि आप हाशमी साहब के दामाद हैं और माशाल्लाह इनकी बड़ी इज़्ज़त, बड़ा नाम बनाया है इन्होंने। मैं इफ़ाई से कि इस पूरे 50 साल के करियर में जितना भी करियर है, अगर चंद एक पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जिन्होंने और कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम, अपनी इज़्ज़त, जो कि बहुत कम होता है इस हमारे सेटअप में, कि कोई ये कहे कि जी एक बंदा जिसने इतनी स्ट्रगल की हो, इतना किया हो, और मतलब नेल्सन मंडेला जैसी पॉलिटिक्स की हो, जिसने जेलें भी देखी हैं। आज अगर हम देखें इस सिनारियों में तो जो हो रहा है, एक लीडर बन के निकलना जो ख़ुद इस सारे प्रोसेस से गुज़रा हो, ना कि उसने अपने लोगों को गुजारा हो इसमें, और फिर उसकी सज़ा भी भुगती हो, फिर उस स्ट्रगल में से सबसे ज़्यादा सफरिंग भी खुद की हो, तो वो उसको मैं फिर लीडर एक करता हूँ। और वही चीज़ है जो नेल्सन मंडेला ने किया, आई थिंक ही हैज़ फॉलोड हिज फुटस्टेप्स। आप के सवाल से पहले एक बात बता दूं, इनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। इनके नाना जो हैं मखदूम शमसुद्दीन गिलानी ओच के मखदूम थे। इनके मामू भी इफ़ी बुखारी अभी भी एमपीए थे, हमेशा इलेक्ट भी हो जाते हैं। इनके तमाम इन-लॉज, बल्कि इनके वालदा का ननियाल जो है वो बर्क फैमिली है। तो ये सारे एक एक को उठाएंगे तो ये अपनी फैमिली पूरी माशाल्लाह सियासत से मुंसलिक है। जाहिद बहार हाशमी साहब, आप तो खुद भी सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं और मखदूम साहब के साथ हर जगह स्ट्रगल में भी दिखाई दिए, तो कैसी देखते हैं मखदूम साहब का जो पॉलिटिकल सफ़र है, एक 50 साल सियासत की उन्होंने? 50 साल सियासत में असूल हैं, उस पर कायम रहने की जो
मौक़िफ़ पे कायम रहने की जो सज़ा है वो है, और कौम और मुल्क से मोहब्बत है, अवाम से मोहब्बत है, किसी गरीब को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। हत्ता कि किसी मुलाजिम को कभी मैं भी झिड़क दूँ तो फिर मुझे भुगतना पड़ता है। तो उनका हमेशा से सबके साथ मोहब्बत का रवैया है, ख़ास तौर पे अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए इनके अंदर हमेशा हमने दर्द देखा है, बल्कि सबसे ज़्यादा देखा है हर एक से, इदारों से। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये हमेशा गामज़न रहे हैं उस पर। इसके अलावा कोई इनका अपना ज़ाती हवालों से न इक़्तिदार की चाहत है, न किसी ओहदे की चाहत है तो पाकिस्तान की है, अपने आलम इस्लाम की मखदूम है। साहब से कौन सी सियासी चीज़ है जो सीखी है आपने, जिसको प्रैक्टिस करते हो? मैंने उनको यहाँ पे जहाँ पे देखता हूँ पब्लिक के साथ जो रवैया है वो इंतहाई शफ़क़त वाला है। जैसे बाप अपने बेटों के साथ बात कर रहा होता है, तो जो इलाके के लोग आते हैं जहाँ पे अपने मसाइल लेके आते हैं तो उनके साथ जो इनका कभी ये भी नहीं देखा। आप जानते हैं जनूबी पंजाब की सियासत को, धड़ेबंदी की सियासत है, लेकिन ये वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि आपने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया। बगैर देखे जो हो सकता है वो उसके लिए करते जाते हैं। थैंक यू सो मच जी। पूरा ही खाने की टेबल भी सज चुकी है, हाशमी साहब मौजूद हैं, हम थोड़ा खाना खा लें। खाना खाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे दरबार, जो जद अमजद हैं मखदूम अब्दुल रशीद हकानी, मखदूम साहब के जद अमजद हैं, वहाँ जाएंगे दरबार पर, वहाँ लोगों से भी मिलेंगे। अभी हम खाना खाते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं कि अभी इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी ने कहा तो ज़रूर लड़ूंगा। मैं तो चूँकि मैं सियासत को मैंने इक़्तिदार का ज़रिया कभी बनाया नहीं है, पार्टी नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा। अच्छा, कुछ जो सियासी शख्सियात है, क्योंकि आपका तवील अरसा गुजरा उनके साथ, उनके बारे में एक जुमला। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी के बारे में मैं ही कह चुका हूँ कि उसको समझने के लिए PhD करनी पड़ेगी। अच्छा। और उसी फिक्रे पे मैं कायम हूँ। नवाज शरीफ। ये देखें, नवाज शरीफ भी ढूंगा है। नवाज शरीफ के अंदर एक और नवाज शरीफ है जिसको डिस्कवर नहीं किया जा सका। आज तक डिस्कवर नहीं हुआ, मतलब। ठीक है। चेयरमैन PTI। वो उनको तो मैं जो बताऊंगा उससे 1000 गुना ज़्यादा वो आपको चीज़ें मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेल्फ वो जो होता है जिसे क्या कहेंगे, मतलब अपनी ज़ात तक महदूद रहने वाले, हाँ, अपने तक सोचने वाले। वो सिर्फ अपनी ज़ात तक है। शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद के बारे में मैंने कभी नहीं कहा और कहूँगा भी नहीं। वो एक रास्ता उसने अपनाया हुआ है, तो मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक हो गया। आपके पॉलिटिकल राइवल रहे हैं मुल्तान नहीं, से राइवल ताल्लुक है। नहीं है। मखदूम शाह यहाँ कुरैशी। मखदूम शाह महमूद जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है सारी ज़िंदगी। अब पहली दफ़ा उसके लिए सियासत करनी पड़ रही है, तो देखें। मतलब अभी तक उन्होंने सियासत नहीं की थी आपके मुताबिक? उनका बैकग्राउंड है, चलती जाती है, लेकिन सलाहियतें भी हैं। स्ट्रगल है सारी ज़िंदगी, उसकी भी अपनी स्ट्रगल है। काउंसिलर का इलेक्शन मेरे भाई से हारे यहीं से।
तो फिर वज़ीर ख़ारजा भी तो रहे ना, फिक्र है। जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन से मेरा कोई ज़्यादा तारुफ नहीं हो सका, लेकिन आप पार्टी के सदर थे और वो उसी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे मेरे ख्याल से उस टाइम। नहीं थे, वो बाद में बने परवेज़ खटक के हटने के बाद। हाँ, तो परवेज़ खटक से पहले अलवी साहब थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं अपनी कोशिश में वो भी लगे हुए हैं, और समझा ये जाता है कि वो इस मुल्क की सियासत में कंसीडर किए जाते रहेंगे। ये तो कब है। तो उनका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप जहांगीर तरीन का? बस देखिए, वो ये उनके बारे में कहना कबल वक्त है। पहले जो उन्होंने ज़िंदगी में कमाया सियासत, वो सियासत उनके दोस्त इमरान खान ने ख़त्म कर दी। तो अब हो सकता है कोई रास्ता बन जाए। चलें, हम ये दरबार शरीफ पहुंच चुके हैं और दरबार पर जाकर हाज़िरी देते हैं और मज़ीद भी लोगों से भी मिलते हैं और मखदूम साहब से मज़ीद बात करते हैं। हाशिम साहब जद्दे अमजद हैं आपके, इनकी थोड़ी सी तारीख बताएं। ये तशरीफ़ लाए थे यहाँ 800 साल पहले, 743वां इनका अब शुरू है। और ये आए थे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, इनके कज़न थे, वो छोटे थे, तो उनकी फिर तरबियत और परवरिश भी इन्होंने की। लाल ईसन करोड़ में पहले ये पूरा इलाका दीपालपुर भी कहलाता था। ये जागीर दी हुई थी महमूद गज़नवी ने, उनके साथ आए थे। तो मुल्तान में करामतिया का बहुत जोर था, वो बड़े जालिम भी थे, उनका कोई मसलक था भी नहीं। उनको वो कंट्रोल संभाले बैठे थे, और यहाँ मुल्तान से आगे इस्लाम फैल भी नहीं रहा था। तो फिर ये यहाँ आके इन्होंने मदरसा कायम किया। एक फ़िरका था, वो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादतियाँ करते थे, उनका इन्होंने वाज़ और नसीहत के ज़रिए यहाँ ये आए, और ये पूरा मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने कायम की, जहाँ पे सुमात्रा और मलाया, इंडोनेशिया के लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे, इराक़ से भी आते थे। तो फिर उसके बाद में इन्होंने एहतमाम अपने छोटे भाई बहाउद्दीन ज़करिया को दे दिया, और ये जो आम तबलीग का रास्ता अख्तियार किया, और हज़ारों लाखों लोग इनके दस्त बैयत हो के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ा उन्होंने। तो ये बुनियादी तौर पे इनका यहाँ आने की वजह भी यही थी कि बड़े सग़ीर हिंद पाक में कोई वहाँ ये तलवार से नहीं है इस्लाम, इन लोगों की मेहनत, कोशिश और अपने तर्जमत से। अब जैसे हम इनकी औलाद में से, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना रिज़्क़ हलाल आपको ख़ुद कमाना पड़ेगा, आप ये ना समझे कि मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, खुद कमाएं। और फिर कहा कि मेरे तमाम लोग आप जानशीन हैं, मैं किसी एक को जानशीन भी नहीं बनाऊँगा। तो इनकी तालीमात सादा थी, लोगों के दिलों में घर करती गई। फिर यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले बेशुमार लोग हिंदू भी आके यहाँ आते थे, सिख आते थे, तो इस तरीके से। तो आप खुद भी प्रैक्टिसिंग जो पीर हैं वो हैं, प्रैक्टिस करते हैं? मैं पीर हूँ नहीं वैसे। अच्छा। मैं तो बेसिकली इनके नक्शे कदम पे चलता हूँ, मैं पीर नहीं, यही मेरा तज़ाद भी है। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान एक नई जमात वजूद में आई है, इन लोगों ने कोई आपसे भी रब्ता किया? इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं, मुझसे रब्ता नहीं किया अभी, उसको कबल वक्त है कि उनको हम कहें कि कामयाब नहीं होगी या होगी।
मेहनत कर रहे हैं और जितनी पार्टियां बनती हैं अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए भी अच्छी बात है, मुल्क के लिए भी अच्छी बात है। उसको कबल उस वक्त मैं कोई अपना रूलिंग दे दूँ, वो मेरी पोजीशन नहीं है। चलें प्रोग्राम के एंड में पूरी कौम के लिए और यहाँ से क्या मैसेज देंगे और किस तरह आप सीनियर से पॉलिटिशियन है, एक तवील अरसा आपका पॉलिटिकल जद्दोजहद में गुजरा है, यहाँ से क्या मैसेज देंगे जो मुल्क के मसाइल हैं उनको हम कैसे निकल सकते हैं? देखिए, जो ये हमारे जो सलाफ हैं, हमारे बड़े, इन्होंने एक ही बात की कि लोगों को जो गुर्बत में मारे हुए लोग थे उनके वसाइल बना के भी दिए और उन्होंने कहा कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो। आज पाकिस्तान के हालात बहुत दिगरगू हैं, तो आज वहाँ हमारे वो बुजुर्ग बैठे होते तो उन्होंने फिर ये करना था कि इनके रोज़गार के वसाइल को भी बढ़ाया जाए और पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, मुतहद किया जाए। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, बदकिस्मती ये है कि अच्छा मुल्क था, अच्छा रहा नहीं, इसको फिर अच्छा बनाना है। ये मेरा भी पैगाम है और इस तरह का सब ने मिलकर उसको अच्छा बनाना है। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, हम न्यूज़ को खसूसी टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ शहर औलिया मुल्तान में मौजूद थे। हमने बताया कि किस तरह से यहाँ पर ईद जो है वो सेलिब्रेट की गई। हम न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।